जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में अभी थोड़ा सा वक्त है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। जाति समीकरण क्या होगा, इस पर लोग बातचीत करने लगे हैं। महाराष्ट्र में 2014 में विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन गठबंधन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक खबर आई है, और ये खबर नहीं है, सच्चाई है कि इस बार रामदास अठावले और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। एक खबर आज आपको और दे दूं, सिर्फ रामदास अठावले और शिवसेना ही नहीं, हो सकता है इनके साथ शरद पवार साहब भी मिलकर के एक बहुत मजबूत गठबंधन बनाएं। अगर ये गठबंधन बनता है तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है, क्योंकि शिवसेना, रामदास अठावले और शरद पवार, इसका मतलब है शरद पवार यूपीए से शायद अलग हो जाएं। खैर, आने वाले 1-2 महीने बताएंगे कि ये होने वाला है कि नहीं होने वाला है। पर सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बड़ी खबर ये जरूर है। ये वैसा ही है जैसा कि उत्तर प्रदेश में मायावती ने कर दिखाया। दलित आंदोलन से पैदा हुई पार्टियां अब उन दलों के साथ गठबंधन कर रही हैं जो सीधे तौर पर ऊंची जाति की पार्टियां मानी जाती हैं। भारतीय राजनीति में परिवर्तन का एक नया दौर है। दलित आंदोलन और सवर्णों की पार्टी का कॉकटेल भारत की राजनीति पर दूरगामी असर छोड़ने वाला है। आज दो टूक में दलित आंदोलन को समझने की कोशिश तो करेंगे ही, ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या मायावती का फार्मूला महाराष्ट्र और देश के दूसरे राज्यों में काम कर पाएगा, और क्या रामविलास पासवान जैसे नेताओं को भी अपनी सोच और विचारधारा में बदलाव लाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस नए गठबंधन का दलित समाज पर और पूरे देश पर क्या असर होगा? कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी जैसी नेशनल पार्टियों पर इसका क्या असर होने वाला है? इन सवालों का जवाब ढूंढने से पहले आइए देखते हैं कि देश में दलित आंदोलन की शुरुआत हुई कैसे। हिंदुस्तान में दलित आंदोलन महाराष्ट्र में शुरू हुआ। ये 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ। पहले 25 सालों में ये आंदोलन हिंदू समाज के भीतर ही दलितों की सम्मानजनक स्थिति के लिए लड़ता रहा। इनकी मांगे छुआछूत को खत्म करना, दलितों को मंदिरों में घुसने की आजादी और सार्वजनिक स्थानों पर दलितों के जाने पर रोक को हटाने जैसी रही। अगले 25 सालों में इस आंदोलन की कोशिश ये रही कि किसी तरह दलितों को दमित वर्ग की अलग पहचान मिले, जो दूसरे वर्गों के बराबर हो, उन्हें भी राजनीतिक अधिकार मिले। आंदोलन की मांग छुआछूत और मंदिर में घुसने की आजादी छोड़ सेपरेट इलेक्टोरेट की हो गई। चुनी हुई संस्थाओं में हिस्सेदारी की मांग शुरू हो गई। तीसरे चरण में इस आंदोलन के नेताओं ने अलग अलग योजनाओं के साथ प्रयोग किए ताकि दलित समाज को बचाया जा सके, दलितों को भी सामाजिक विकास की सीढ़ी पर चढ़ाया जा सके। इसी दौरान बाबा भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रीय राजनीति में उदय होता है। आजादी के बाद वो कानून मंत्री बने। दलित समाज स्वतंत्र और निर्दलीय तरीके से एकजुट होने लगा। अखिल भारतीय अनुसूचित जातीय संघ मजबूत होता चला गया। जब दूसरा आम चुनाव आया तो इस दलित आंदोलन में बदलाव आया। दलित बाकी सभी शोषित वर्गों और विपक्षी दलों के साथ एकजुट होने लगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ। वैसे इस पार्टी का ख्याल अंबेडकर के दिमाग में आया था। इस पार्टी का संविधान भी अंबेडकर ने लिखा था, लेकिन इसकी स्थापना उनकी मृत्यु के बाद ही हो पाई। इस पार्टी में जनतंत्र को गरीबों और दलितों के साथ जोड़ा गया था। चुनाव में इस पार्टी को महाराष्ट्र में अच्छी सफलता मिली, लेकिन 1962 के चुनाव में प्रदर्शन गिर गया, क्योंकि ये कम्युनिस्टों के प्रभाव में आ गई और बहुत से नेता इसी कारण छोड़कर चले गए। फिर दादा साहेब गायकवाड़ ने पार्टी को पुनर्जीवित किया। उन्होंने भूमिहीन गरीबों के लिए जमीन दिलाने का आंदोलन शुरू किया। महाराष्ट्र के एक अलग राज्य बनने के बाद वाई.बी. चौहान ने समग्रता की राजनीति के चलते दलितों को साथ लाने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि कई दलित नेता और दलित संघ विपक्ष के पाले से निकलकर कांग्रेस के साथ आ गए। इसके बाद आरपीआई की बागडोर आर.एस. गवई के पास चली गई। पार्टी के टूटने का सिलसिला शुरू हो गया। दलित पैंथर्स पार्टी बना दी गई, जो कि बहुत हद तक अतिवादी थी, लेकिन ये भी बहुत दिन तक नहीं टिक पाई। दरअसल दलित नेता आज भी विरोधाभासों से घिरे हैं, जो सुलझने का नाम नहीं लेते। क्या दलित आंदोलन की सीमा छुआछूत के खिलाफ आंदोलन तक सीमित है? क्या इस वर्ग में सिर्फ ऐसे ही लोग आते हैं? वे सभी सताए लोग, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, इस आंदोलन का हिस्सा क्यों नहीं बनते? क्या वे दलितों की परिभाषा में आते हैं? क्या अंबेडकरवादी वही कहे जाएंगे जिन्होंने दलित वर्ग से बौद्ध धर्म को अपना लिया,
या सभी दलित हिंदू या बौद्ध अम्बेडकरवादी कहे जाएंगे। दलित आंदोलन के साथ मुसलमान दलित और ईसाई दलित क्यों नहीं है? देश में दलित आंदोलन की वजह से कई राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आए हैं, लेकिन इसका जिस तरह विस्तार होना चाहिए, जिस तरह राजनीतिक सशक्तिकरण होना चाहिए, वैसा नहीं हो सका। वजह साफ है कि दलित राजनीति और नेता न तो वैचारिक स्तर पर और न ही सांगठनिक स्तर पर दलित आंदोलन का विस्तार कर सके। सही विजन न होने के कारण ये दलित आंदोलन विरोधाभासों का शिकार होकर रह गया है। दलित आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। आजादी की लड़ाई के दौरान ही दलितों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास का एजेंडा आजादी के आंदोलन में शामिल हो गया। जो नया संविधान बना उसमें दलित आंदोलन के एजेंडे को जगह मिली। हालांकि सब कुछ आसानी से नहीं हुआ। दलित आंदोलन का सबसे गहरा प्रभाव दक्षिण भारत पर पड़ा, जिसके सूत्रधार थे रामास्वामी नायकर, जिन्हें हम सब प्यार से पेरियर के नाम से जानते हैं। जिस तरह हिंदी भाषी क्षेत्रों में लोग अंबेडकर को जानते हैं, उसी तरह दक्षिण भारत के पेरियार हैं। अकेले ऐसे बड़े नेता जिन्होंने दक्षिण भारत की राजनीति से ब्राह्मणवाद के पैर उखाड़ दिए और सामाजिक व्यवस्था तथा राजनीति में दलित पिछड़े समाज को वर्तमान इतिहास के शिखर पर बैठा दिया। तमिलनाडु की राजनीति में आज भी रामास्वामी नायकर पेरियार की परिकल्पना साकार होती देखी जा सकती है। पेरियार एक अच्छे व्यवसायी परिवार में जन्मे थे, लेकिन वो लगातार महसूस कर रहे थे कि ब्राह्मण शोषण करते हैं, दलितों और पिछड़ों को घोर अपमान के साथ नारकीय जीवन जीने को मजबूर करते हैं। पेरियार ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के साथ की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका मोह भंग हो गया। दरअसल पेरियार की सामाजिक और राजनीतिक सोच कांग्रेस से आगे थी। जवाहरलाल नेहरू ने सन 1950 में भारत को समाजवादी गणतंत्र घोषित किया था, लेकिन पेरियार ने इससे 20 साल पहले ये मांग उठा दी थी कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था समाजवादी गणतंत्र होनी चाहिए। आजादी के बाद भी ये वही कहते थे कि ये आजादी सिर्फ ब्राह्मणों को ही मिली है। वो कहते थे कि भारत की लगभग 97.25% आबादी गैर ब्राह्मणों की है। सभी धर्मों के अनुयायी परस्पर भाई बहन माने जाते हैं। सिर्फ हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसमें सब बराबर नहीं है। ऊंची नीची जाति के लोग हैं। ये सामाजिक अपमान हम कब तक झेलते रहेंगे? उन्होंने अपने सामाजिक सिद्धांत साफ तौर पर रखे। ईश्वर की समाप्ति, धर्म की समाप्ति, कांग्रेस का बहिष्कार, ब्राह्मणों का बहिष्कार। जो लोग पूना पैक्ट के काले प्रसंग से परिचित हैं, वो समझ सकते हैं कि कैसे ब्लैकमेल करके इसे थोपा गया था। ये पेरियार का प्रभाव था कि तमिलनाडु की विधानसभा में पहली बार सदस्यों ने शपथ ईश्वर के नाम पर नहीं ली थी। उन्हीं की प्रेरणा थी कि तमिलनाडु सरकार ने आदेश जारी किया था कि सरकारी दफ्तरों में देवी देवताओं की तस्वीरें न लगाई जाएं। दक्षिण भारत के द्रविड़ आंदोलन की सोच भी पेरियार से ही प्रभावित थी। पेरियार ने दक्षिण भारत को द्रविड़ जन्मभूमि और उत्तर भारत को आर्यों की आगमन भूमि माना था और उसी के आधार पर ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू किया था। दक्षिण भारत में दलित आंदोलन वहां के दलितों को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार दिलाने में कामयाब रहा। उसके बाद जो आंदोलन हुए वो द्रविड़ पहचान और भाषा पर केंद्रित हो गए। केरल में सामाजिक विकास हुआ। आज स्थिति यह है कि देश के अन्य राज्यों से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की स्थिति बेहतर है। अब सवाल यह है कि उत्तर भारत क्यों पीछे छूट गया? उत्तर भारत में दलित आंदोलन का कैसा स्वरूप रहा? एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि उत्तर भारत में दलित राजनीति और दलित आंदोलन की रूपरेखा है क्या। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। देश में दलित आंदोलन का स्वरूप बदल रहा है। जैसा बदलाव और जैसा असर दलित आंदोलन का दक्षिण भारत पर पड़ा, वैसा असर उत्तर भारत में नहीं दिखा। एक वजह तो ये रही कि उत्तर भारत में कोई पेरियार नहीं थे। आजादी के दौरान उत्तर भारत के कई बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन अंबेडकर या पेरियार जैसे दलित नेता न होने की वजह से दलित आंदोलन कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमता रहा। उत्तर भारत की राजनीति में नेतृत्व सामंती वर्ग के पास था।
यही वजह है कि उत्तर भारत में दलित नेता तो रहे, लेकिन उनका कद बाबा साहब अंबेडकर या पेरियार जैसा बन ही नहीं पाया। उत्तर भारत, खासकर बिहार या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े हिंदी भाषी राज्यों में आज जो कुछ दिख रहा है वो बहुत पहले दक्षिण के राज्यों में हो चुका था। बिहार में महाराष्ट्र या तमिलनाडु की तर्ज पर कोई आंदोलन ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है, जबकि देश के बाकी हिस्सों की तरह बिहार में भी दलितों की स्थिति दयनीय ही थी। आजादी की लड़ाई के दौरान अगर बिहार के दलित आंदोलन पर नजर दौड़ाएं तो एक अहम नाम बाबू जगजीवन राम का आता है। जगजीवन राम पेरियार से काफी अलग थे। वो धर्मांतरण के पक्ष में नहीं थे। वो कहते थे कि धर्म बदलने से दलितों की संख्या घटेगी और इससे हम कमजोर होंगे। सवर्ण हिंदुओं से उनका मतभेद सामाजिक और आर्थिक था। जगजीवन राम मानते थे कि जिन मंदिरों के दरवाजे दलितों के लिए बंद हैं, उन मंदिरों के साथ दलितों का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए और दलितों को अपने बीच से ही ब्राह्मण पैदा करने चाहिए। आजादी के बाद से 80 के दशक तक भी उत्तर भारत में कोई मजबूत आंदोलन नहीं दिखा। हाँ, बिहार में पिछड़े वर्ग के बीच राजनीतिक चेतना का जागरण जरूर हुआ। इसमें ओबीसी भी थे और दलित भी। कर्पूरी ठाकुर जैसे पिछड़े नेता का मुख्यमंत्री बनना इस बात का सबूत था। फिर आया 90 का दशक। जनता दल की सरकार के मुखिया लालू यादव की सोशल इंजीनियरिंग और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ताकतवर हुए। मंडल कमीशन का असर ऐसा हुआ कि बिहार और उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो गया। दलितों का मंदिर में प्रवेश या कुओं से पानी लेने जैसे मुद्दे अब उतने मजबूत नहीं रह गए थे, लेकिन सामाजिक विकास के बाद जहां पिछड़े वर्ग ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया, वहीं दलित इस दौड़ में एक बार फिर पीछे छूट गए। राजनीति से जुड़े जिन लोगों ने भी दलित उत्थान की बात की, वो महज चुनावी लाभ हासिल करने तक ही सीमित थी। शायद यही वजह है कि बिहार कभी एक सशक्त दलित आंदोलन का गवाह नहीं बन सका। रामविलास पासवान ने बिहार के दलितों को एकजुट करने की बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन वो दलितों की सभी जातियों और वर्गों को लामबंद नहीं कर सके। उत्तर प्रदेश की कहानी बिहार से अलग है। यहाँ पिछड़ी जातियों का जब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास हुआ तो यहाँ का दलित उनका प्रतियोगी बन बैठा। उत्तर भारत में दलित आंदोलन परिवर्तन के दौर में है। कई राजनीतिक दल हैं जिनका सीधा रिश्ता दलितों से है। रामविलास पासवान बिहार के सबसे बड़े दलित नेता हैं। रामविलास पासवान ने देश में दलित सेना बनाई। वो देश के हर हिस्से में गए, उन्होंने दलितों को संगठित किया, लेकिन रामविलास पासवान का चेहरा सिर्फ दलित नेता का चेहरा नहीं बन पाया। रामविलास पासवान को वो सब पसंद करते हैं जो दलित नहीं है और जो रामविलास पासवान के साथ खड़े होकर के देश की राजनीति करना चाहते हैं। आज के दौर में देश में जितने भी दलित नेता हैं, उनकी पहुंच, ये संयोग है और बड़ी विडंबना है कि उनकी पहुंच अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य में बहुत ही सीमित है। क्या ये माना जाए कि ये राज्यों के नेता हैं, चाहे वो रामविलास पासवान हो, मायावती हो या अठावले हो। मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और वहां का दलित चट्टान की तरह मायावती के पीछे खड़ा है, लेकिन बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अभी हाल में दक्षिण भारत, कहीं भी मायावती गई, उनकी मीटिंग बड़ी हुई, लेकिन चुनाव में उन्हें वोट नहीं मिल पाए। रामदास अठावले महाराष्ट्र के बड़े दलित नेता हैं, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों के दलित उन्हें अपना नेता नहीं मानते। अपने राज्य के बाहर इनकी पैठ नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जैसे सर्वमान्य दलित नेता की कभी दलित आंदोलन या दलित राजनीति की सबसे बड़ी कमी यही है। बाबा साहब अंबेडकर जैसे सर्वमान्य दलित नेता की कमी दलित आंदोलन या दलित राजनीति की सबसे बड़ी कमी है। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उत्तर भारत के ऐसे दलित नेता के बारे में जिन्होंने दलित राजनीति को ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जिससे राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व ही उत्तर प्रदेश में कम से कम समाप्त हो गया। एक छोटा सा ब्रेक और इंतजार कीजिए उस बड़े दलित नेता के बारे में जिसने राष्ट्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त कर दिया। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है।
आज हम दलित आंदोलन के बदलते स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं। 80 के दशक के बाद उत्तर भारत की राजनीति में एक जबरदस्त आंधी आई। इस आंधी का नाम था कांशीराम। जहां से जगजीवन राम ने खत्म किया था, वहीं से कांशीराम ने शुरू किया। कांशीराम ने उत्तर प्रदेश में ही नहीं, लगभग पूरे उत्तर भारत में दलित राजनीति को एक नई और सशक्त दिशा दी। वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने दलित आंदोलन को किसी अखिल भारतीय दल या पार्टी का हिस्सेदार नहीं बनाया। कांशीराम ने दरअसल नेहरू के दलित सवर्ण समीकरण को बदल दिया। नेहरू की वजह से दलित कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस ने दलितों को सत्ता से बाहर रखा, जबकि राज उन्हीं के वोटों पर किया। पहली बार कांशीराम ने दलितों के हाथ में सत्ता का सपना सच कर दिखाया। कांग्रेस के समीकरण को मुसलमान और दलित समीकरण में तब्दील कर दिया। यही वजह है कि आज भी रामविलास पासवान बिहार में दलित और मुसलमान समीकरण की हिमायत करते हैं। यही कारण है कि आज दक्षिण भारत के दलित नेता कांशीराम द्वारा दिए हुए मॉडल को अपने प्रदेशों में लागू करना चाहते हैं। कांशीराम ने दलितों के दिलों में आत्मविश्वास फूंक दिया। अधिवेशनों के समय कांशीराम पुलिस वालों को दूर रखकर दलित कार्यकर्ताओं को सुरक्षा सौंप देते थे। जब कांशीराम ने अपना तंत्र खड़ा किया, तब उन्होंने 5 सूत्रीय कार्यक्रम तय किए। आत्मसम्मान के लिए संघर्ष, समता के लिए संघर्ष, जाति उन्मूलन के लिए संघर्ष, विभाजित समाज को भाईचारे से जोड़ने के लिए संघर्ष और 85% बहुजन जनता को अस्पृश्यता, अन्याय, अत्याचार और आतंक थोपने के खिलाफ संघर्ष। 6 दिसंबर को अंबेडकर की पुण्यतिथि पर कांशीराम ने कन्याकुमारी से एक यात्रा शुरू की। एक साइलेंट दलित क्रांति की शुरुआत हुई। 130 दिनों में ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर घूमकर अंबेडकर के जन्म स्थान मऊ में पहुंची तो उसके स्वागत के लिए जन समुदाय लाखों की संख्या में उमड़ा। 1991-92 में जब मीडिया चुनाव और राम जन्मभूमि आंदोलन में उलझा था, तब कांशीराम बखूबी अपनी जड़ जमा रहे थे। कांशीराम बहुत ही दूरदर्शी नेता साबित हुए। जब देश राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में फंसा हुआ था, तब वो मुलायम सिंह के साथ गठजोड़ में लगे हुए थे। इस गठजोड़ ने ऐसा रंग दिखाया कि आगामी 6 महीने के भीतर ही सत्ता भाजपा के हाथ से छिन गई। जाटव, यादव और मुसलमान का ऐसा गठबंधन बना कि भाजपा देखती रह गई। रामदास आठवले समेत दलित राजनीति के पुरोधाओं को कांशीराम की इस चाल से सबक सीखना चाहिए। जब कांशीराम ने मुलायम सिंह से समझौता करना तय किया, तब कांशीराम के कई सहयोगी खिलाफ खड़े हो गए। उस समय बसपा के 13 विधायक थे, उनमें से 5 विधायक विरोधी खेमे में चले गए। आरोप लगा कि कांशीराम ने बसपा को 5 करोड़ रुपए में बेच दिया। कांशीराम ने किसी की एक न मानी और बसपा सपा के चुनाव अभियान में जुट गए। इस गठबंधन को जबरदस्त सफलता मिली। भाजपा की 221 सीटें घटकर 177 रह गई। कांग्रेस 46 से घटकर 28 और जनता दल 92 से 27 पर आ गया। सपा को 109 और बसपा को 69 सीटें मिली। इस गठबंधन ने 75 सीटें भाजपा, 37 सीटें जनता दल और 18 सीटें कांग्रेस से छीनी। उत्तर प्रदेश में बसपा का राजनीतिक उदय हो गया। कांशीराम मानते थे कि जितने ज्यादा चुनाव होंगे, सदन में दलितों की संख्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। एक के बाद एक चुनाव होते गए और कांशीराम की धारणा सच साबित होती चली गई। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार कांशीराम की सफल रणनीति का सबूत है। एक तरफ बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद था, तो दूसरी तरफ मंडल कमीशन। इन सब के बीच कांशीराम ने राजनीति का दांव खेला, जिससे राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व समाप्त हो गया। कांशीराम एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने उत्तर भारत में दलितों को पहली बार सम्मान दिलाया और उसके लिए उन्होंने रणनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने दलितों को ये एहसास कराया कि उनके खिलाफ भी बोला जा सकता है, जिन्होंने सदियों से उनका शोषण किया है। इससे उत्तर भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश में दलित सम्मान के साथ सर उठाकर उन दलों के खिलाफ, उन जातियों के खिलाफ, उस समाज के खिलाफ खड़ा हो गया जिसने उनका हजारों साल से शोषण किया था। कांशीराम का कहना था कि दलित एक जाति नहीं, वर्ग है। दलित उनके लिए इस्तेमाल होता है जो कमजोर हैं, गरीब हैं, जिन्हें अब तक कुछ नहीं मिला है। अगर दलितों को कुछ लेना है तो उन्हें सत्ता में आना ही पड़ेगा। सत्ता में दलितों के आने के 2 रास्ते हैं, या तो वे उन वर्गों को लेकर सत्ता में आए जिन्होंने उनका सैकड़ों हजारों सालों तक
शोषण किया है, या वो उनको लेकर सत्ता में आए जो शोषित हुए हैं, जैसे मुसलमान, ट्राइबल्स, जनजातियों के लोग, अति पिछड़े वर्ग, महादलित और अल्पसंख्यक, मुसलमानों से बचे हुए बाकी अल्पसंख्यक, ये सब मिलकर जब सत्ता में आए और सत्ता को परिवर्तित करें, सत्ता में बदलाव करें, अपने लिए सम्मान और इज्जत की रोटी का रास्ता तलाशें, तो उन्हें भी जीने का अधिकार दें, रोजी रोटी का अधिकार दें, जिन्होंने सैकड़ों हजारों साल से इन लोगों से जीने का, रोजी रोटी का और सम्मान से जीने का अधिकार छीन लिया था। आज देश में भ्रष्टाचार की आंधी, सब लोग परेशान हैं। इस बीच में कोई नहीं देखता कि दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की, कमजोरों की हालत क्या है। ये वर्ग सत्ता में आने के रास्ते तलाश रहा है। अगर इन्हें हमने सत्ता में कानूनी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से ना आने दिया तो बंदूक का रास्ता इनके सामने खुला हुआ है। लोकतांत्रिक रास्ता बंद करने वाली ताकतें अगर न चेती तो उन्हें जबरदस्ती सत्ता से बेदखल करने के लिए दलित, पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक, कमजोर बहुत देर इंतजार नहीं करेंगे। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotook@gmail.com पर।